Hello bachcho, this is your 8th NCERT history video class and today we are starting second part of 4th chapter and the heading of the chapter is Tribals, Dikus and the Vision of a Golden Age. Okay, in the previous video we have studied about the lifestyle of different tribal communities कि अलग अलग जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं in which we have read about the starting we have read about the Birsa who belongs to the Munda community and after that we have read various lifestyle of the tribal groups like Jhum cultivators, like herders and gatherers, then permanent settlement, all other things we have studied. Okay, now we are going to continue the chapter with the heading Some took to settle cultivation. We have completed this. And how did colonial rule affect the tribal lives? Okay, so now this is about the colonial rule. In the previous chapter, as I told you earlier also, that the British rule has completely affected the lifestyle of the tribal communities and all the other communities. So how does it affect? Let us read. What happened to the tribal chiefs? Tribal chiefs, that means the मुखिया. जो कम्युनिटीज़ थी, उनके जो मुखिया थे, जो लीडर्स थे, उनके साथ क्या किया गया. ओके, बिफोर द अराइवल ऑफ द ब्रिटिश इन मैनी एरियाज द ट्राइबल चीफ्स वर इम्पॉर्टेंट पीपल. जो लीडर्स हैं वो इम्पॉर्टेंट ही होते हैं, उनकी सब बात मानी जाती हैं. ओके, दे इंजॉयड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ इकोनॉमिक पावर एंड हैड द राइट टू एडमिनिस्टर एंड कंट्रोल देयर टेरिटरीज. जो भी उनके एरिया है, जो भी उनकी बाउंड्रीज है, उसमें जो लोग रहते हैं उनको कंट्रोल करना, उनको एडमिनिस्टर करना, तो इस तरह की जो पावर थी उन सबके पास में थी. In some places they had their own police and decided on the local rules of land and forest management. और कुछ जो थे उन्होंने अपनी पावर को इतना बढ़ा लिया था कि उन्होंने अपनी जो है पुलिस खुद की उन्होंने बना ली थी और उस प्रॉपर एरिया को प्रॉपरली मैनेज कर रहे थे, अपने रूल्स उन्होंने बना रखे थे. लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, देखो, अंडर ब्रिटिश रूल द फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ द ट्राइबल चीफ चेंज कंसिडरेबली. जैसे ही कॉलोनियल रूल आया, धीरे धीरे इनकी जो पावर्स थी वो रिड्यूस होने लगी. दे वर फॉलोड टू कीप देयर लैंड टाइटल्स ओवर क्लस्टर ऑफ विलेजेस एंड रेंट आउट लैंड्स, बट दे लॉस्ट मच ऑफ देयर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर एंड वर फोर्स्ड टू फॉलो लॉज मेड बाय द ब्रिटिश ऑफिशियल्स इन इंडिया. दैट मीन्स जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने इनको फोर्सफुली जो है अपने अंडर लिया इन एरियाज़ को, तो जो भी चिफ्टेंस थे, जो ट्राइबल चीफ्स थे, जो एरिया था उन पर तो उनका कंट्रोल रहा, लेकिन वहाँ जो रूल रेगुलेशन इन चीफ्स ने, इन लीडर्स ने अपनी बना रखी थी, उसकी बजाय जो ब्रिटिश रूल रेगुलेशंस थे, जो लॉज थे, उनको फॉलो किया जाना उनके लिए ज़रूरी हुआ. यानी कि उनके खुद के रूल रेगुलेशंस वहाँ पर ख़त्म हो गए. ठीक है, और जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स थी वो सब धीरे धीरे जो है इनकी ख़त्म हो गई. दे ऑल्सो हैड टू पे ट्रिब्यूट टू द ब्रिटिश, यानी कि उनको जो है ब्रिटिश लोगों को ट्रिब्यूट देनी पड़ती थी. यानी कि उनको अलग अलग तरीके से, उनको हम चाहे टैक्स कह लें या हम पैसा कह लें, गिफ्ट जैसे आज हम कहते हैं ना, अलग अलग तरीके से उनको वो देना पड़ता था. एंड डिसिप्लिन द ट्राइबल ग्रुप्स ऑन बिहाफ ऑफ द ब्रिटिश. और साथ ही जो भी ट्राइबल ग्रुप्स जिसके वो मुखिया होते थे उसको कंट्रोल में करना होता था. किसके बिहाफ पर? ब्रिटिश के हिसाब पर. यानी कि लीडर तो वो बने रहे, जैसे एक पर्टिकुलर एरिया के मुखिया तो वो बने रहे, लेकिन जो भी रूल रेगुलेशन जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने सेट किए हुए थे, उन्हीं रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो उनको करना पड़ा. ओके, द लॉज द अथॉरिटीज दे हैड अर्लियर एंजॉयड अमंग्स देयर पीपल. यानी कि अपने ही लोगों के बीच में जो उनका अधिकार था वो अब खत्म हो गया था. नाउ दे वर वर्किंग ऑन द बिहाफ ऑफ द ब्रिटिश ऑफिशियल्स. क्लियर? ओके. They also had to pay tribute. Okay, we have read this. They lost the authority they had earlier enjoyed amongst their people and were unable to fulfill their traditional functions. Even जो उनके rituals थे, जो उनके traditional functions होते थे, वो भी जो है उसको फॉलो नहीं कर पा रहे थे. Now we'll discuss about the shifting cultivators. जो shifting cultivation कर रहे थे लोग, उनके ऊपर क्या असर हुआ. देखो, The British were uncomfortable with groups who moved about and did not have a fixed home. क्यों? क्योंकि अभी हमने ऊपर पढ़ा था पिछले वीडियो में कि जो ब्रिटिश कंपनी थी वो क्या सोचती थी कि जो शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स हैं ये सिविलाइज्ड नहीं है ना, वी नीड टू सेटल देम एट वन प्लेस. सो दे वांटेड ट्राइबल ग्रुप्स टू सेटल डाउन एंड बिकम पीजेंट कल्टिवेटर्स. क्यों? क्योंकि जो उनकी जो कमर्शियल क्रॉप्स थी ताकि वो उनसे उगवा सकें. ठीक है, सो दे wish to be settled down and become peasant cultivators. Settled peasants were easier to control and administer than people who were always on the move. अब कोई एक कम्युनिटी एक जगह पर रही हुई है तो उनको कंट्रोल करना, उनको ऑब्जर्व करना
ईजी होता है, बल्कि आज एक कम्युनिटी यहाँ है, कुछ समय बाद हमें पता चले वो उस एरिया में नहीं है, किसी दूसरी जगह है, तो उनको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है. दैट्स वाई दे वॉन्टेड देम टू बी सेटल डाउन. द ब्रिटिश ऑल्सो वॉन्टेड अ रेगुलर रेवेन्यू सोर्स फॉर द स्टेट. In the previous chapter we have studied that they have generate a revenue system, a new revenue system है ना, जिसमें हमने अलग अलग रेवेन्यू जो टैक्सेस थे उनके बारे में पढ़ा था. तो जो ब्रिटिश कंपनी वो चाहती थी कि जो भी स्टेट, जो भी एरिया उनके अंडर है, उनसे प्रॉपर जो रेवेन्यू जनरेट किया जा सके, एक रेगुलर इनकम हो सके. तो जिसके लिए उन्होंने जो लैंड सेटलमेंट्स हैं वो जो है इंट्रोड्यूस किए. They measured the land, defined the rights of each individual to that land and fixed the revenue demand for the state. ये सब चीज़ें already we have studied in the previous chapter. तो कुछ जो peasants हैं they were declared land owners, other tenants, यानी कि कुछ जो उनके, हम कहें जो उनकी बात मानते थे या जो उनके खास थे या किन्हीं कारणों से कुछ जो लोग हैं peasants को land owner कहा गया, उनको ज़मीन के अधिकार दिए गए, मालिकाना जो हक है वो ज़मीन को उनको दे दिया गया, और दूसरे लोगों को टेनेंट्स बना दिया गया, काश्तकार, यानी कि जो उनसे उधार लेकर जो है वो ज़मीन पर खेती करते थे. एंड द टेनेंट्स वर टू पे रेंट टू द लैंड ओनर्स हु इन टर्न पेड रेवेन्यू टू द स्टेट. तो इस तरीके से जो टेनेंट्स थे वो बदले में, ज़मीन के बदले में उनको पैसा देते थे, और वो पैसा जो लैंड ऑनर थे वो ब्रिटिश कंपनी को, ऑफिशियल्स को टैक्स के रूप में दे देते थे. ओके. द ब्रिटिश एफर्ट्स टू सेटल झूम कल्टिवेटर्स वॉज नॉट वेरी सक्सेसफुल. भाई जो ट्रेडिशन लोगों का सदियों से चला आ रहा है उसको एकदम से चेंज कर देना पॉसिबल नहीं होता. सो दिस एफर्ट वॉज नॉट वेरी सक्सेसफुल. सेटल्ड फ्लो कल्टिवेशन इज नॉट ईजी इन एरियाज वेयर वाटर इज स्कार्स एंड द सॉइल इज ड्राई. अब जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं अगर वो प्रॉपर नहीं हो तो कल्टिवेशन भी फ्रूटफुल नहीं हो पाएगा. इसीलिए जो कल्टीवेशन है, जो जहाँ पर पानी की कमी है या जहाँ पर मिट्टी फर्टाइल नहीं है, उन जगहों पर ये जो सेटलमेंट प्लो है वो नहीं हो पाया. इनफैक्ट झूम कल्टिवेटर्स हु टुक टू प्लो कल्टिवेशन ऑफन सफर्ड, बल्कि इन लोगों को ज़्यादा परेशानियाँ होने लगी. सिंस देयर फील्ड्स डिड नॉट प्रोड्यूस गुड यील्ड्स, सो द झूम कल्टिवेटर्स इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया इंसिस्टेड ऑन कंटिन्यूइंग विद देयर ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस. तो जो नॉर्थ इंडिया की बात करें हम, नॉर्थ ईस्ट इंडिया की, यहाँ पर जो है क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत फेवरेबल नहीं थी. तो जो झूम कल्टिवेटर्स थे उनको बहुत दिक्कतें आ रही थी. तो इन्होंने अपनी जो सेटल्ड जो कल्टीवेशन है उसकी बजाय जो ट्रेडिशनल इनकी प्रैक्टिसेस थी जो ये सदियों से करते आ रहे थे उन्हीं को फॉलो करना शुरू किया. फेसिंग वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट द ब्रिटिश हैड टू अल्टीमेटली अलाउ देम द राइट टू कैरी ऑन शिफ्टिंग कल्टीवेशन इन सम पार्ट्स ऑफ द फॉरेस्ट. तो जब इन लोगों ने बहुत ज़्यादा विरोध किया, भाई हमें कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा है इससे, ज़मीन उपजाऊ नहीं है, पानी अवेलेबल नहीं है, कोई फसल ही अच्छी नहीं हो रही है, तो हम उस जगह सेटल होकर, एक जगह फिक्स होकर उस एरिया में हम खेती बाड़ी कैसे करें. तो लोगों ने इसको क्या किया, प्रोटेस्ट किया, विरोध किया, और अल्टीमेटली जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स हैं उनको अलाउ करना पड़ा इन लोगों को कि हाँ ये जो अपना पुराना मेथड है, जो ट्रेडिशनल मेथड है इनका शिफ्टिंग कल्टीवेशन का, कुछ कुछ एरियाज में अलाउ कर दिया गया. ओके. तो किस तरीके से प्रोटेस्ट हुए और किस तरीके से जो है उनको कुछ कुछ एरियाज में अलाउ कर दिया गया. क्लियर. ओके. अब हम देखें फॉरेस्ट लॉज जो होता है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन का हमने देखा. अब हम देखेंगे कि जो फॉरेस्ट लॉज हैं उनका क्या इफेक्ट रहा. द लाइफ ऑफ ट्राइबल ग्रुप्स एज यू हैव सीन वॉज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द फॉरेस्ट. अब शॉर्ट में अगर मैं आपको समझाऊं, जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे इन्होंने जो अपना कंट्रोल है वो फॉरेस्ट पर पूरी तरीके से एक्सपेंड कर दिया. ठीक है, यानी कि फॉरेस्ट की जो भी प्रॉपर्टी थी उन्होंने कहा कि हमारी प्रॉपर्टी है, हमारे कंट्रोल में है. तो वहाँ पर जो फॉरेस्ट उनको रिजर्व फॉरेस्ट के तौर पर डिक्लेयर कर दिया. रिजर्व मतलब जो सीट ऑलरेडी रिजर्व होती है, हम अपना रिजर्वेशन करवाते हैं ना, जो सीट हमारे लिए ऑलरेडी बुक है उस पर कोई और नहीं बैठ सकता. तो इसी तरीके से फॉरेस्ट को इन्होंने क्या कर दिया, रिजर्व कर दिया, यानी कि ये ब्रिटिश ऑफिशियल्स के अंडर ही है. अगर कोई और जो आदमी या कोई भी आसपास का जो आदमी है, जो कम्युनिटीज़ के लोग हैं, वो अगर यहाँ पर आना चाहें तो उनको अलाउड नहीं था. चाहे वो कल्टीवेशन के लिए हो, चाहे वो हंटिंग के लिए हो, गैदरिंग के लिए हो, उनको आना अलाउड इस एरिया में नहीं था. तो यानी कि उस पर्टिकुलर एरिया पे ब्रिटिश ऑफिशियल का ही अधिकार हो गया, क्योंकि वो स्टेट प्रॉपर्टी उन्होंने डिक्लेयर कर दी. और वहाँ वो क्या कर रहे थे, टिम्बर जो है वो प्रोडक्शन कर रहे थे. प्लांटेशन की हम बात करते हैं ना, प्लांटेशन यानी कि इन्होंने जो कमर्शियल क्रॉपिंग है उसको बढ़ावा दिया था. क्लियर. क्यों दिया था, क्योंकि इनका मेन मकसद क्या था, प्रॉफिट कमाना, अपना बेनिफिट देखना. ओके, ये सब चीज़ें हम पढ़ चुके हैं ना पहले चैप्टर में. तो अपना जो प्रॉफिट है सिर्फ वही गेन करना इनका मकसद था. तो जो टिम्बर प्रोडक्शन था उसके लिए इन्होंने इस जंगल के पर्टिकुलर इस एरिया को क्या किया, रिजर्व फॉरेस्ट कह दिया. और यहाँ पर सिर्फ टिम्बर ही टिम्बर उगाए और आसपास के जो लोग थे इनको अंदर आना अलाउड नहीं था.
क्लियर? In these forests, people were not allowed to move freely, practice झूम cultivation, collect fruits और hunt animals. किसी तरह की एक्टिविटी अलाउड नहीं थी. तो अब इनका सर्वाइवल कैसे हुआ? Many were therefore forced to move to other areas in search of work and livelihood. तो बहुत सारे जो लोग जो इस एरिया पर डिपेंड थे वो यहाँ से शिफ्ट कर गए, कहीं और चले गए. But once the British stopped the tribal people from living inside forests, they faced a problem. From where would the forest department get its labor to cut trees for railway sleepers and to transport logs? अब जब ये लोग बाहर जाने लगे तो जो कंपनी थी उसको भी क्या हुआ? नुकसान हुआ. क्या नुकसान हुआ भाई? जो टिम्बर इन्होंने यहाँ पर लगाया है, पेड़ पौधे जो उन्होंने टिम्बर मतलब जो लकड़ी इन्होंने लगाई, जो रेलवे ट्रैक्स पर आप देखते हैं ना स्लीपर्स बिछे होते हैं, तो उन स्लीपर्स के जो लकड़ी के लट्ठे हैं, लॉग्स हैं, उनको उठाने के लिए या लकड़ी को काटने के लिए क्या चाहिए? लेबर तो चाहिए ना, मजदूर तो चाहिए. और वो मजदूर कौन थे? जो यहाँ पर जो ट्राइब्स रह रही थी वही थी. लेकिन अब ये ट्राइब्स क्या हो रही थी? इस एरिया से शिफ्ट कर गई थी. तो कंपनी को क्या हुआ? ये प्रॉब्लम भी, लेबर कहाँ से लेकर आए? तो अब क्या हुआ? जो कॉलोनियल ऑफिशियल्स थे उन्होंने एक सॉल्यूशन निकाला. क्या सॉल्यूशन निकाला? दे डिसाइडेड दैट दे वुड गिव झूम कल्टिवेटर्स स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड इन द फॉरेस्ट एंड अलाउ देम टू कल्टिवेट दीज ऑन द कंडीशन दैट दोज हु लिव्ड इन द विलेजेस वुड हैव टू प्रोवाइड लेबर टू द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड लुक आफ्टर द फॉरेस्ट. अब इन्होंने एक सॉल्यूशन दिया. क्या सॉल्यूशन दिया? अभी ठीक है, हम आपको यहाँ पर क्या दे देंगे? आपको ज़मीन हम दे देंगे. इस एरिया में हम थोड़ी सी ज़मीन जो है आपको दे देते हैं कि आप यहाँ पर अपना शिफ्टिंग कल्टीवेशन कर सकते हो, लेकिन बदले में आपको हमें भी कुछ देना पड़ेगा. भाई इस एरिया में जो लोग खेती बाड़ी करेंगे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि जब हमें लेबर की, मजदूरों की ज़रूरत होगी तो वो क्या करेंगे? लेबर हमें देंगे. ठीक है, और साथ ही उस पूरे एरिया की प्रोटेक्शन का काम भी वही करेंगे. तो दोनों काम हो गए. एक तो जंगलों की प्रोटेक्शन की जो काम थी, खर्चा था, वो इनका बच गया. दूसरा लेबर इनको मिल गई. और जो ये ट्राइब्स थी इनको अपने ही जंगल में, अपने ही एरिया में रहने का मौका मिल गया. तो इस तरीके से जो है जो फॉरेस्ट पॉलिसी थी इसने इफेक्ट किया लोगों को. कुछ लोग जो थे वो बाहर चले गए, लेकिन कुछ जो थे वो वहीं पर फंस गए. अब देखो, स्मॉल पैचेज ऑफ लैंड इन द फॉरेस्ट would have to provide labor to the forest department and look after the forest. So in many reasons the forest department had established forest villages to ensure a regular supply of cheap labor. तो इस तरीके से जो आज हम पढ़ते हैं ना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, तभी से जो है इस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की शुरुआत हो गई, ताकि पूरा रिकॉर्ड रखा जा सके भी जो ज़मीन दी गई है किसको दी गई है और उसकी रखवाली का काम किसका है, लेबर जब चाहिए तो कितनी लेबर उनको मिल रही है. तो इन सब को मेंटेन करने के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एस्टैब्लिश कर दिया गया. ओके, क्लियर? तो ये आपने देखा कि किस तरीके से जो कम्युनिटीज़ हैं उनको कुछ एरिया में रहने की परमिशन मिल गई. तो यहाँ पर ये देखो एक सॉन्ग दिया गया है, एल्विन विजिटेड द लैंड ऑफ बेगास. बेगास जो एक कम्युनिटी है, ट्राइबल ग्रुप है, तो वो किस तरीके से ब्रिटिश रूल के अंदर अपने जो है गाना गाते हुए किस तरीके से एक लोकगीत के थ्रू जो अपनी फीलिंग्स को शो कर रहे हैं. ठीक है, ये सॉन्ग आप रीड करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा. ओके, ये देखिए अलग अलग ट्राइब्स दी गई हैं. ओके, मैनी ट्राइबल ग्रुप्स रिएक्टेड अगेंस्ट दिस कॉलोनियल फॉरेस्ट लॉज. बहुत सारी जो कम्युनिटीज़ हैं उन्होंने इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट भी किया, विरोध किया इनका. They disobeyed the new rules, continued with practices that were declared illegal, and at times rose in open rebellion. Such was the revolt of Songram Sangama in 1906 in Assam and the forest satyagraha of the 1930s in the central provinces. अब कुछ जो लोग थे उन्होंने तो इनकी बातें मान ली, ब्रिटिश रूल जो थे उनको फॉलो कर लिया, लेकिन जो अपने कुछ लोग थे उन्होंने इसको फॉलो नहीं किया. उन्होंने कहा भाई हम, ये हमारी जगह हैं, आप कौन होते हैं हमें हमारे जगह पर बाउंड करने वाले या हमें हमारे जंगलों से निकालने वाले. हमारी मर्जी होगी तो हम काम करेंगे यहाँ पर, ये फॉरेस्ट हमारे हैं, है ना. तो कुछ लोगों ने क्या किया, इसका विरोध किया. दे डिसओबेड, उन्होंने ऑबे नहीं किया इन रूल्स को, और जो कंटिन्यू कर रहे थे वो प्रैक्टिसेस अपनी उन्हीं को ही आगे कंटिन्यू किया. ठीक है, इनकी जिस भी लाइफस्टाइल को वो जी रहे थे उन्होंने उसी को फॉलो किया, जिसको कि जो ब्रिटिश रूल के अकॉर्डिंग इलीगल कह दिया गया था, लेकिन बिना डरे इन्होंने उसको किया. ओपन रिबल यानी कि खुलेआम इन्होंने विरोध किया इसका. और इस तरह के जो दो विरोध इंपॉर्टेंट दिए गए, देखो यहाँ पे सोनग्राम संगमा 1906 में हुआ था असम के अंदर. ओके, और यहीं पर 1930s जो सेंट्रल प्रोविंसेस है वहाँ पर हुआ था फॉरेस्ट सत्याग्रह. तो ये दो इंपॉर्टेंट रिबल हैं, ये आपको ध्यान रखना है. क्लियर? चलिए अब हम बात करते हैं भी ट्रेडिंग के साथ क्या प्रॉब्लम हुई. हमने शिफ्टिंग कल्टीवेशन के साथ पढ़ा, जो फॉरेस्ट कम्युनिटीज थी उनके साथ पढ़ा. अब ट्रेडिंग में क्या प्रॉब्लम्स आई, चलो देख लेते हैं. ये भी अपनी बुक आपको साथ में खोल के रखनी है, साथ के साथ आप रीडिंग लगाते रहेंगे.
During the 19th century, tribal groups found that traders and money lenders were coming into the forest more often, wanting to buy forest produce, offering cash loans and asking them to work for wages. अब धीरे धीरे जब बाहर के लोगों की एंट्री हुई यहाँ पर, जो ट्रेडर्स और मनी लेंडर्स, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था ना कि वो क्या कर रहे थे, यहाँ पर आ रहे थे, जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं वो इनको कलेक्ट कर रहे थे, जो कभी कभी इनको पैसों की ज़रूरत होती थी इन ट्राइब्स को, तो वो लोन देते थे इनको, और बदले में कभी कभी ये इनसे डेली वेजेस पर, मजदूरी पर इनसे काम भी करवाते थे. इट टुक ट्राइबल ग्रुप सम टाइम टू अंडरस्टैंड द कंसिक्वेंसेज ऑफ व्हाट वाज हैपनिंग. तो शुरुआत में तो इनको बहुत अच्छा लगा इन ट्राइबल ग्रुप्स को कि अरे वाह, हमें तो पैसा मिल रहा है, बाहर का सामान इजीली हमें मिल रहा है, हमें और काम मिल रहा है, पैसा मिल रहा है. लेकिन धीरे धीरे इनको समझ में आया, भाई ये तो इनका जाल है, ये तो हमें डेब्ट ट्रैप में फंसा रहे हैं. जो पैसा ये हमें दे रहे हैं, इतने ज़्यादा इंटरेस्ट पर दे रहे हैं, वो हम इनको चुकाएंगे कहाँ से? मजदूरी हमें करनी पड़ेगी, जो हमारी ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल है वो हमारी ख़त्म हो जाएगी. तो धीरे धीरे इनको ये सब चीज़ें समझ में आए. लेट अस कंसीडर द केस ऑफ द सिल्क ग्रोअर. ये यहाँ पर सिल्क ग्रोअर जो सिल्क की खेती बाड़ी करते थे, उनका एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है. इन 18th सेंचुरी इंडियन सिल्क वॉज इन डिमांड इन यूरोपियन मार्केट. बहुत ज़्यादा डिमांड थी. द फाइन क्वालिटी ऑफ इंडियन सिल्क वॉज हाईली वैल्यूड एंड एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया इंक्रीज रैपिडली. क्योंकि जो सिल्क की क्वालिटी थी वो बहुत अच्छी थी और इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी मार्केट में. और जैसे जैसे मार्केट बढ़ता गया, इसकी डिमांड बढ़ती गई, ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफिशियल्स ट्राइड टू एनकरेज सिल्क प्रोडक्शन टू मीट द ग्रोइंग डिमांड. अब बिजनेसमैन थे, एक तो कंपनी ट्रेडिंग कंपनी थी, तो इनका मेन मकसद क्या था? प्रॉफिट कमाना. तो भाई इनको दिखा अब आज के टाइम में जो है सिल्क की डिमांड ज़्यादा है. पहले हमने क्या देखा था? इंडिगो के पीछे पड़े थे, है ना. अब इंडिगो के बाद इनको दिखा भी जो सिल्क है इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, तो हमें इसको ग्रो करवाना चाहिए. तो इन्होंने क्या किया? लोगों को एनकरेज किया, लालच दिया, लोन का लालच दिया कि आप सिल्क उगाओ, आपको इतना फ़ायदा मिलेगा. और लोग भी क्या थे? इनके झांसे में आ गए. ठीक है. तब देखो हज़ारीबाग, जो आज का टाइम, जो हम झारखंड की बात करते हैं ना, तो झारखंड में हज़ारीबाग, तो यहाँ की स्टोरी दी गई है. वॉज एन एरिया वेयर द संथाल्स रियर्ड कोकून्स. तो यहाँ की जो कम्युनिटी थी कौन सी थी? संथाल्स. ठीक है, आपको ध्यान रखना है. संथाल कहाँ की थी? झारखंड की. तो ये कोकून्स पालते थे. कोकून्स मतलब जो सिल्क वॉर्म होता है, आपको ध्यान देना होगा. ये सिल्क वॉर्म कैसे जो है सिल्क के पौधे पर जो मलबेरी, सॉरी नॉट सिल्क के पौधे, मलबेरी के पौधे पर जो सिल्क के कीड़े हैं वो पलते हैं, और वो किस तरीके से अपने चारों तरफ जो कोकून है वो बनाते हैं. ठीक है. और उस कोकून से जो है रेशम का धागा, सिल्क थ्रेड जो है वो निकाला जाता है. तो संथाल्स जो थे वो कोकून्स को रियर करते थे. The traders dealing in silk sent in their agents who gave loans to the tribal people and collected the cocoons. The growers were paid ₹3 to ₹4 for 1,000 cocoons. तो 3 से 4 रुपए में इनसे हज़ारों कोकून जो है वो खरीद लेते थे. और तब इन लोगों को तो समझ नहीं थी, तो इन्होंने कहा अरे वाह, हमें तो 3 से 4 रुपए मिल रहे हैं. These were then exported to बुर्दवान और गया, वेयर दे वर सोल्ड एट 5 times द प्राइस. 3 से 4 रुपए में इन्होंने खरीदा और 5 गुना प्राइस में इनको बेच दिया. द मिडल मैन सो कॉल्ड बिकॉज दे अरेंज डील्स बिटवीन द एक्सपोर्टर एंड द सिल्क ग्रोअर. और जो मिडल मैन यानी कि जो बीच के जो मीडिएटर थे वो भी अपना फ़ायदा कमा लेते थे, क्योंकि जो ग्रोअर थे, जो सिल्क कोकून की खेती कर रहे थे उनसे, और जो एक्सपोर्ट कर रहे थे उनके बीच की कड़ी थे. तो इन्होंने क्या किया? अपना बहुत फ़ायदा कमाया. जो बेचारा किसान उगा रहा था, सिल्क कोकून को रियर कर रहा था, उनको तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने क्या किया? इसको आगे दुगने चौगुने 5 गुने रेट में इसको बेचा. द सिल्क ग्रोअर अर्न वेरी लिटिल. अंडरस्टैंडेबली मैनी ट्राइबल ग्रुप सॉ द मार्केट एंड द ट्रेडर एज देयर मेन एनिमीज. और जब इनको सिल्क ग्रोअर को समझ में आया कि भाई हमें तो कुछ मिल ही नहीं रहा है, सारी मेहनत हमारी है और बदले में हमें कुछ नहीं मिल रहा, तो इनको ये लगा कि जो ट्रेडर्स हैं, जो ये एक्सपोर्टर्स हैं, ये क्या है? ये हमारे दुश्मन है. अभी हमारा काम जो है ये ख़त्म करते चले जा रहे हैं. ओके. देन द सर्च फॉर वर्क. ठीक है. अब इस तरीके से क्या हुआ? धीरे धीरे जो है वो सारी चीज़ें जो हैं चेंज होने लगी. ओके. कंडीशंस चेंज होने लगी. अब क्या हुआ? द प्लाइट ऑफ द ट्राइबल्स हु हैड टू गो फार अवे फ्रॉम देयर होम्स इन सर्च ऑफ वर्क वॉज इवन वर्स. अब जो लोग इन ब्रिटिश रूल को फॉलो नहीं कर रहे थे, जो अपनी अपनी जगह छोड़कर कहीं दूसरी जगह बसने के लिए चले गए, तो उनको और भी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी. फ्रॉम द लेट 19th सेंचुरी
टी प्लांटेशन स्टार्टेड कमिंग अप एंड माइनिंग बिकेम एन इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री। अब धीरे धीरे जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो गया था, इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश हो गई थी, और प्लांटेशन के अंदर जैसे हमने पढ़ा पहले इंडिगो को किया जाने लगा, टिम्बर जो है हमने देखा, जहाँ जहाँ इनको प्रॉफिट दिखता था वहाँ वहाँ इन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट किया, सिल्क का किया, ठीक है। अब जो था टी प्लांटेशन जो है इनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल लगने लगा, यानी कि चाय के बागान लगाने, तो चाय के बागान हैं या माइनिंग है इंडस्ट्रीज़ में, अब इनको लेबर की ज़रूरत थी। तो ये जो लोग छोड़ छाड़ के यहाँ से चले गए थे, इनको इस टी प्लांटेशन में या इंडस्ट्रीज़ में माइनिंग के लिए इनको लगना पड़ा, अपना गुजारा चलाना था भाई इनको। ट्राइबल्स वर रिक्रूटेड इन लार्ज नंबर्स टू वर्क द टी प्लांटेशन ऑफ असम एंड द कोल माइंस ऑफ झारखंड, तो यहाँ पर इनको लगा दिया गया। They were recruited through contractors who paid them miserably low wages and prevented them from returning home। तो इस तरह का माहौल जो है, इस तरह की कंडीशंस उन पर लगा दी जाती थी कि ना तो वो अपने घर वापस जा सकते थे और बहुत ही कम पैसे उनको अपने काम के मिला करते थे। तो उनकी जो कंडीशन थी और भी जो है मिजरेबल हो गई थी, जो लोग वहाँ से छोड़कर इधर उधर दूसरे कामों में लग गए थे। देखो कोल माइनर्स ऑफ बिहार, यहाँ पर एक इमेज के अंदर आपको दिखाया गया है ना, ये देखो कितनी कंडीशन आपको इनकी मिजरेबल लग रही है। इन द 1920s अबाउट 50% ऑफ द माइनर्स इन द झारिया एंड रानीगंज कोल माइंस ऑफ बिहार वर ट्राइबल्स। वर्क डीप डाउन इन द डार्क एंड सफोकेटिंग माइंस वॉज नॉट ओनली बैक ब्रेकिंग एंड डेंजरस, it was often literally killing. In the 1920s, over 2000 workers died every year in the coal mines in India। तो नीचे खदानों के अंदर, ज़मीन के नीचे अंधेरे में सफोकेशन में काम करना कितना डेंजरस है, मुश्किल है। कभी कभी तो देखा जाता था मतलब लोगों की डेथ हो जाती थी जो मजदूर थे, और ये मजदूर मेनली कौन थे? ट्राइबल्स ही थे, जो कम्युनिटीज़ इधर उधर जो लोग हैं इधर उधर से भाग कर आ गए थे, तो वही लोग यहाँ पर आए थे। क्लियर? तो आज का वीडियो हम यहीं पर रोकते हैं, लेंदी हो जाएगा वीडियो। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। एनी हाउ इफ देर इज एनी डाउट यू कैन कीप मी पोस्टेड इन द कमेंट सेक्शन। कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, थैंक यू।